वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आलोक उत्पल फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो हम लोग का रिमेनिंग पार्ट जो था वो आज कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हमने डिफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इस 4 टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले एक बार वो वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आगे का आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट हमारा एज ए साइंस कैसे काम करता है, एज एन आर्ट कैसे काम करता है और एज ए प्रोफेशन कैसे काम करता है। इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का महत्व क्या है, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिया है, उसी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। अब कैसे करेगा मैनेजमेंट हमारा पास, क्योंकि मैनेजमेंट जनरली बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो किसी एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है। तो देखिए मान के चले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय को एक काम दे दिया गया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि आपको एक पर डे इतना काम करना है। मान के चलिए पर डे 100 यूनिट्स आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना है, बनाना है। अब उसमें स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया और इसमें ये भी कहा गया कि आप यदि 100 यूनिट से ज़्यादा बनाते हैं तो आपका जो वेज रेट है वो ज़्यादा दिया जाएगा, और यदि आप 100 यूनिट से कम बनाते हैं तो आपको वेज रेट कम दिया जाएगा। अब लोगों का क्या है, यदि ज़्यादा बनाते हैं तो वेज रेट हाई मिल रहा है, हाई वेज रेट मिल रहा है मतलब कि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सभी को एक साथ काम करते जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल होगा उसको अचीव करना। अब कैसे पॉसिबल है ये, तो बात करते हैं जैसे कि मैनेजमेंट की कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर होती होगी, एक कॉमन गोल जरूर होता होगा कि अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाना है, कितना बिजनेस का ग्रो करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, ये सब के एक कॉमन गोल तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या किसी सिंगल पर्सन के द्वारा अचीव किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं। डिफरेंट पूरा काम को, पूरा वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिपार्टमेंट डिवाइड करके उसमें जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी एक साथ यूनाइट होके एक साथ मिलके काम करेंगे, सभी लोग ग्रुप में काम करेंगे। तो वो ग्रुप गोल के साथ साथ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। इसी को कहते हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का काम ही है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ग्रुप गोल्स मतलब किसी पर्सनल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाती है, जिसमें सारे मिलके एक ग्रुप में काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट काम का काम क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रॉफिट अर्न करना, अपना बिजनेस का ग्रो करना, बिजनेस को सर्वाइव करना।
सोसाइटी को क्यों हेल्प करेगा? ये सोचने वाली बात है। मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन के भी जो भी रिसोर्सेस होते हैं कहाँ से लाते हैं सभी लोग? सोसाइटी के बीच से ही आएंगे। तो यदि आप सोसाइटी से रिसोर्सेस लेते हैं तो क्या आप उनको कोई बेनिफिट नहीं देंगे? और यदि बेनिफिट नहीं देते हैं तो सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मैनेजमेंट का काम क्या है कि आप रिसोर्सेस यदि आप सोसाइटी से ले रहे हैं तो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सोसाइटी को बेनिफिट भी पहुंचाना जरूरी है, जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अब, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इफिशियंसी क्या होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इफिशियंसी कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम वेस्टेज और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बात आ रही है इफिशियंसी की। जब मैनेजमेंट है, सभी लोग अच्छे तरीके से दिए, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से प्लानिंग करे, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करे, सही तरीके से स्टाफिंग कर ले, उसकी सही तरीके से एम्प्लॉय को डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे, तो ये पांचों जो मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है उसी से मैनेजमेंट की इफिशियंसी इंक्रीज होती है, बशर्ते ये सारे के सारे फंक्शन प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। प्रॉपरली जो सारे एक्टिविटीज हैं प्रॉपर होना चाहिए, तो ही मैनेजमेंट का इफिशियंसी इंक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डायनामिक के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। डायनामिक क्या था? डायनामिक था कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हम ढाल सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को। अब मान के चलिए ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन आप भी जानते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। कभी ह्यूमन का बिहेवियर सेम नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में अलग अलग एम्प्लॉय के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अलग अलग एम्प्लॉय का जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? उन लोगों को मोटिवेट करती है काम करने के लिए। अब मोटिवेट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कीजिए, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे। तो जनरली एक्सपेक्टेशन क्या रहता है एम्प्लॉय का? एक अच्छा मेरे सैलरी मिले, अच्छा वेज रेट मिले, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, और क्या कह सकते हैं, सेफ्टी हो, तुम्हारा सेफ्टी नीड्स पॉसिबल हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यदि उन लोगों को दे दी जाए तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन, जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। ठीक है? जैसे फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि मान के चलिए अलग अलग तरह की, यदि आप उस तरह की एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं तो एम्प्लॉय भी जब भी ज़रूरत होगी, जो भी चैलेंजेज होगा, वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड का सिचुएशन था, बहुत वहाँ सिचुएशन था, बहुत स्थिति खराब थी। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, बट बहुत सारे एम्प्लॉय को सुविधाएं दी गई, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आपकी सैलरी में कोई कटिंग नहीं की जाएगी। आज वही कंपनी का जो एम्प्लॉय के साथ अच्छे बर्ताव किए, आज वही कंपनी वही कंपनी आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने अलग चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपने आप को बनाए रखा, उस डायनामिक इन्वायरमेंट में भी अपने आप को बनाए रखा, और आज कंपनी ग्रो कर रही है। इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जब चाहे मैनेजमेंट जिस तरह से चाहे ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को क्रिएट कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, जनरली इसको नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो मैनेजमेंट को जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स जो हैं,
कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो कैसे है भाई, साइंस क्यों कहेंगे मैनेजमेंट को? तो मैनेजमेंट, पहले हम नॉर्मल साइंस का डेफिनेशन समझते हैं और उसको मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे, क्यों मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। देखिए, मैंने साइंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि साइंस सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द जनरल ट्रूथ। साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेरियस रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। मान के चलिए न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है। अब जो साइंस का जो भी प्रिंसिपल्स है वो एक जनरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या हम लोग यदि एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो तो नीचे आएगा ही आएगा। ये जनरल ट्रूथ है, इसमें कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता। तो साइंस वही कहता है कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक जनरल ट्रूथ प्रोवाइड करता है, जिसका जो प्रिंसिपल बनाया जाता है इसमें वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के साथ बार बार एक्सपेरिमेंट करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ कोई भी साइंस का प्रिंसिपल बनता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट को भी हम साइंस कह सकते हैं। कुछ यदि इसका फीचर्स को हम लोग ले लें तो क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स है साइंस का मैनेजमेंट में? तो पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? तो कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनते हैं या कोई भी लॉ बनते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, तो उसमें बार बार वो एक्सपेरिमेंट के साथ उसको किया जाता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में उसको किया जाता है, तब जाके एक वो प्रिंसिपल बनता है। तो इसलिए कहा गया है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल क्या है? तो कोई भी प्रिंसिपल्स बनाया जाता है वो वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरियस ऑब्जर्वेशन के साथ बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे बनाया गया है, अलग अलग ऑब्जर्व करके बनाया गया है। बट क्या सारे के सारे मैनेजमेंट साइंस की तरफ फॉलो होते हैं? आप लोग खुद सोच के देखिए, मैनेजमेंट कौन करता है? तो इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट बिहेवियर। तो क्या पॉसिबल है कि सारा का सारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो वो साइंस प्रिंसिपल की तरह यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बोला गया है ये पार्शियली साइंस है, ना कि प्योरली साइंस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। सेम इसी तरह की बात करते हैं, इसी बेस पे बात करते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब कोई भी सिचुएशन में वो फॉलो करे। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के बिहेवियर के कारण अलग अलग तरीके से वो बिहेव करता है, जिसके का हो सकता है जिसमें वो प्रिंसिपल बनाया गया होगा, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया होगा, उसमें वो फॉलो हो गया उस समय। बट यदि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस एम्प्लॉय के बिहेवियर पे बनाया गया था, यहाँ पे दूसरे तरह के एम्प्लॉय हैं तो हो सकता है वो इम्प्लीमेंट ना हो। इसलिए ये भी क्या है, एक पार्शियल साइंस है, ना कि प्योर साइंस। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी को भी हम भी प्योरली साइंस नहीं कह सकते हैं। तो जनरली कंक्लूजन यदि देखें हम लोग तो मैनेजमेंट जो है हमारा एग्जैक्ट साइंस ना है, क्या है? पार्शियल साइंस है। ठीक है, पूरे का पूरा इसको हम लोग साइंस नहीं कह सकते हैं, प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, पार्शियल है, थोड़ा बहुत साइंस इसमें है। ये था हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब बात करते हैं
मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट सभी के पास कुछ ना कुछ होती है। कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करते, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, कोई डांसिंग करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का आर्ट है सभी के पास। तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक आर्ट है। कैसे? आर्ट को देखिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या, आर्ट जनरली एक थियोरेटिकल नॉलेज होता है जो उसके और जो इंडिविजुअल होते हैं उस थियोरेटिकल नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से उसको और ज़्यादा बेटर करते हैं, ठीक है। किस लिए? टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट को अचीव करने के लिए, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में अपने स्किल्स और पर्सनल एप्लीकेशन के साथ उसको और बेटर बनाते हैं। यही आर्ट कहता है, ठीक है। तो आर्ट के जो फीचर्स है, क्या वो मैनेजमेंट को में फॉलो करते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। वेरियस बुक्स पढ़िए आप, बहुत सारे किताबें पढ़िए, उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। तो मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब मेरे पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एक थ्योरेटिकल आइडिया हो कि किसी काम को कैसे मैनेज करें। उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। यदि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं तो आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज प्योरली होनी चाहिए। दूसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या है? मान के चलिए कोई पॉलिटेक्निक, कोई कैंडिडेट है जो पॉलिटेक्निक किया हुआ है या ITI किया हुआ है, उसमें वहाँ जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, अब उसको इम्प्लाई करता है कोई वर्क के ऊपर, तो वो अपना क्रिएटिविटी उसमें लाता है, ठीक है ना। अपना वो जो तुम्हारा बार बार प्रैक्टिस करके अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी लाके उसको और बेटर बनाता है। तो इसलिए बोला कि मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो आर्ट आपका है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, जो कि मैनेजमेंट में फुल्ली एप्लीकेबल है कि मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर हो सकता है यदि आप बार बार प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी लाते जाएं। तो क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं होती है, कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होती है। तो उस कैपेबिलिटी को, उस क्रिएटिविटी को यदि वो अप्लाई करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो वो और बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वही बोला गया है मैनेजमेंट का जो फीचर, आर्ट का जो फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यदि वो मैनेजमेंट में पूरे के पूरी तरह से एप्लीकेबल है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैपेबिलिटी से, अपने क्षमता से ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर बना देते हैं, ठीक है। तो वही हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन कहते हैं, मान के चलिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसको डॉक्टर कहते हैं, वो एक प्रोफेशन है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी एक प्रोफेशन है, CA जिसको कहा जाता है। एडवोकेट है, लॉयर है, तो वो भी एक प्रोफेशन है। तो क्या ये प्रोफेशंस सभी लोग कर सकते हैं इस चीज़ को? पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि इसके लिए एक डिग्री लेनी पड़ती है, एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के लिए जैसे कि MBBS की ज़रूरत होगी, लॉयर के लिए LLB की ज़रूरत होगी, CA के लिए ICAI से सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो वो जाके पूरी तरह से प्रोफेशनल हो सकते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट में भी एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन,
या इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको IMA कहा जाता है, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी एक तरह से प्रोफेशन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग MBA करके मैनेजमेंट से मतलब MBA क्या फुली मैनेजमेंट कोर्स है, लोग MBA करके वेरियस जगह काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो क्या एक प्रोफेशनल डिग्री लेके काम कर रहे हैं, इसलिए इसको मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला गया है। बट क्या फुली प्रोफेशन है या पार्शियली प्रोफेशन है? तो ये हमारे जो फीचर्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि मैनेजमेंट फुली प्रोफेशन है क्या पार्शियली प्रोफेशन है। फर्स्ट बात करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट के बारे में वेल डिफाइंड होने चाहिए, पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, ये तो पूरा का पूरा प्रोफेशन है, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैनेजमेंट तो ही कोई वही कर सकता है जिसके पास पूरी तरह से नॉलेज हो। यदि जिसके पास नॉलेज है तो वो मैनेजमेंट, नहीं नॉलेज है तो वो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल हमारी बात को सटीक करता है, क्योंकि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल्स को। सेकंड आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या मैनेजमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या एंट्री के लिए? आप कहीं मैनेजर बनते हैं तो क्या जरूरी है कि आपसे MBA की डिग्री मांगी जाएगी? IMA का मेंबरशिप लेना पड़ेगा? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रैक्टिस के लिए आपको ICAI का डिग्री लेना, उसका सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। बट जो मैनेजमेंट की जो एसोसिएशन है, हायर एजुकेशन है, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको IMA कहा जाता है, क्या उसमें मैनेजमेंट मतलब वो कंपलसरी है? मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है, मेंबरशिप लेना कंपलसरी है? तो कंपलसरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ये पार्शियली प्रोफेशन है, यहाँ पे फुली प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात कर लीजिए। IMA है हमारा, तो IMA में ना कंपलसरी मेंबरशिप लेना जरूरी है ही नहीं, कोई उसका फॉलो रूल करना है, आप जैसे भी चाहें एक नॉर्मल डिग्री के साथ मैनेजर बन सकते हैं। मान के चलिए अपना सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस है, तो ये सारी चीज़ें में मैनेजमेंट की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती, कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एसोसिएशन होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। IMA के द्वारा कुछ रूल्स लॉज बनाए गए हैं जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, उसको फॉलो करना होता है। बट जब मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर्स हैं, जब मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं है, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों फॉलो करें? जरूरत ही नहीं है फॉलो करने की। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा प्योरली मैनेजमेंट नहीं है, पार्शियली मैनेजमेंट, सॉरी प्योरली प्रोफेशन नहीं है, पार्शियली प्रोफेशन। ये भी पॉइंट हमारा प्रूफ करता है कि मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है वो पार्शियली है, ना कि फुल्ली। नेक्स्ट आते हैं सर्विस मोटिव। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट प्रीवियस कुछ जो सालों से ट्रेंड चलते आ रहे हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग प्रॉफिट के लिए ही भागें, प्रॉफिट को पीछा करें, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। वो ट्रेंड धीरे धीरे बंद हो रहा है। लोग चाहते हैं कि हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो ही हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। यदि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देंगे तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, खासकर इस कट थ्रोट कंपटीशन में। तो इसलिए आजकल का जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है या फीचर्स है प्रोफेशन का, वो सर्विस देने के लिए है, मतलब कि गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कीजिए सोसाइटी को, एक रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। जब सेल्स मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, और आपका जो बिजनेस है ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव करेगा और बिजनेस का ग्रोथ भी होगा।
ठीक है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं ये हमारे प्रोफेशन को फॉलो करता है। तो ये कुछ अब हम लोग बात करते हैं, तीनों को ओवरऑल कंक्लूड करते हैं यदि, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, पार्शियल साइंस है ना कि प्योर साइंस। आर्ट की बात कर ले तो मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट कह सकते हैं, पार्शियल मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, इसमें नो डाउट ये प्योर आर्ट है। बट प्रोफेशन की बात करते हैं तो ये पार्शियल प्रोफेशन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग, तो ये ओवरऑल ऑल हो गया आज तक का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग का जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इसके साथ जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग का चैप्टर 1 का पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें कुछ चैप्टर बचा हम लोग का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मात्र 3 टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है। यदि इसको कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों का काम है कि इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और दूसरे को मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग कीजिएगा उतना हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हम जो भी मेरे पास है आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको आप लोग को हम शेयर कर सकते हैं। बस आप लोगों से हम मोटिवेट हो गए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रखिए, बहुत है आज का इतना टॉपिक। आप एक बार जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। आप लोगों की कोई बुक है तो जरूर फॉलो कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। चलिए थैंक यू, आज भर इतना ही रखते हैं, बाय बाय।